ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 2। तो हमने ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 पूरी कर ली है और उसमें बस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आप अलग अलग जगह से ट्राई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 2 में अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस और उनके रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमने एक तरह से सीबीएसई बोर्ड के सारे पीवाईक्यूज पूरे कर लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो रिवीजन होगा ये थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे और थोड़ा मेंस लेवल भी इसमें टच करेंगे और इसके मैकेनिज़्म देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत मिसलेनियस नोट्स मैंने बनाए हैं। तो आपको जो नोट्स सही लगे आप वो लिख सकते हैं और आपको लगे नहीं ये बोर्ड के लेवल के नहीं है, ये थोड़े ज़्यादा हैं या थोड़े एक्स्ट्रा है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपके नोट्स हैं, आपको जैसा सही लगे आप लिखिएगा। बस एक बात की, जब आप मेहनत करके नोट्स बनाएंगे तो उनको आप रिवाइज़ करिएगा और जो भी नोट्स हैं आप एक बार उनको देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं ORS 2। तो ORS 1 में हमने कन्वर्जन देखा था। पहले पार्ट में एलिफेटिक कन्वर्जन और दूसरे पार्ट में एरोमेटिक कन्वर्जन देखा था। ठीक है, ORS 2 में भी इसी तरह हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला हमारा आएगा नेम रिएक्शंस और दूसरा हमारा आएगा रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल सीरियल वाइज रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेम रिएक्शन भी उसमें से लेंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे पहले हम लोग रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शंस ले। इसका कारण ये है कि जब हम लोग अदर देन नेम रिएक्शंस लेंगे तो हम लोग को उसमें मैकेनिज़्म पता चल जाएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन में मैकेनिज़्म पता नहीं चलता है। जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन या स्वार्ट्स रिएक्शन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है। नाम से एलिमिनेशन है कि आपका एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन है, SN1 है SN2 है, क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। तो जो साइंटिस्ट जो केमिस्ट है उनके नाम पर ये रिएक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे पहले हम लोग रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शंस लिखें। ठीक है, रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शन कौन से होते हैं, तो वो रिएक्शंस होते हैं जो आपके मैकेनिज़्म पे बेस्ड हो, या फिर उसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो उस पर नाम हो, या फिर उसमें सबस्ट्रेट का यूज़ है, रिएजेंट का यूज़ है उस पर नाम हो। ठीक है, या उसका मैकेनिज़्म क्या है, क्या स्टेप्स है, उस पर डायरेक्टली नेम है। तो वो सारे रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शन हो गए। और नेम रिएक्शन हो गए जो आपके डायरेक्ट नेम पर आधारित है और जनरली केमिस्ट के नेम पर जो रिएक्शंस आधारित हैं। तो हम लोग देखते हैं अदर देन नेम रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, जैसे SN रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जैसे नाम में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, या रिडक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस क्या हो रहा है, जैसे हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, या फिर डीहाइड्रो या हेलो है तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजिनेशन से समझ आ रहा है H2 ऐड हो रहा है, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन में भी आ सकता है मैकेनिज्म। तो कई सारे रिएक्शंस आपके एक से ज़्यादा सब टॉपिक्स में आ सकते हैं। जैसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन एलिमिनेट होगा, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं। फिर बेस्ड ऑन द रिएजेंट्स यूज्ड, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो पहले B2H6 हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीडेशन H2O2 OH-। ठीक है, तो ऐसे करके आपके ऐसे इससे बेस्ड हो सकते हैं रिएक्शंस अदर देन रिएक्शन और एटसेट्रा, और भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग 2.1 देखते हैं, नेम रिएक्शन। तो 2.1 तो नेम रिएक्शन है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे पहले रिएक्शन अदर देन नेम रिएक्शन, मतलब 2.2 को पहले हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं कि पहले 2.2 ही पढ़ते जाएंगे, हम लोग 2.2 में पहले कुछ रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शन करेंगे 2.2 से, फिर हो सकता है 2.1 के कुछ रिएक्शंस हम लोग ले लें, या फिर 2.2 ख़त्म करके फिर 2.1 करें। तो ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले एक ही कंप्लीट करके फिर हम लोग दूसरे में जाएंगे। थोड़ा ये कर सकते हैं, फिर इससे जो रिलेटेड हो गए नेम रिएक्शंस वो कर सकते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग नेम रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर्स हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उनके नेम रिएक्शन मैंने लिखे हैं। तो देखते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब ये रिएक्शन तो नहीं है पर ये रिएजेंट्स है जो यूज़ होते हैं, तो मैंने वो भी नाम पर थे तो लिख लिए। फिर अगला है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो आते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पर क्या है, अदर्स चैप्टर्स 2, मतलब एल्कोहल्स फिनॉल्स में भी, एल्कोहल में भी फ्रीडल-क्राफ्ट होता है, फिर एनिजॉल में आपका होता है। ठीक है, तो ऐसे सब में मैं ये नाम दोबारा नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार लिख दिया इसको इसमें, है ना।
अगला चैप्टर हमारा आता है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें कौन कौन से रिएक्शन है तो कंटिन्यू करते हैं, जैसे यहाँ तक 7 था तो अब 8 से कंटिन्यू करते हैं। कॉल्बेज रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसमें 11 यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आता है रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, क्लेमेंशन रिएक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। फिर टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट है, ठीक है। तो ORS3 भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ORS2 को कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत समय लेगा, ORS2 बहुत समय लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है ORS3 भी हम लोग ORS2 के साथ ही साथ पढ़ते जाएं। ORS3 में हम लोग क्या देखेंगे तो केमिकल टेस्ट देखेंगे। जैसे कन्वर्जन कनेक्टेड है सब चैप्टर्स में, वैसे केमिकल टेस्ट भी कनेक्टेड है, ठीक है। कि 2 कंपाउंड्स या 3 कंपाउंड्स दे दिया जाता है, जनरली 2 दिया जाता है, बोला जाता है आप कौन से टेस्ट से पता करिएगा ये दोनों अलग अलग हैं, आप कैसे टेस्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरली लिक्विड्स होते हैं और ज़्यादातर कलरलेस लिक्विड्स ही होते हैं। तो आपके पास 2 कलरलेस लिक्विड है, तो आप कैसे पता करिएगा कि ये कलरलेस लिक्विड का फॉर्मूला ये है, या ये बेंजीन है, या कोई और कंपाउंड है, या दूसरा वाला कोई और कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या रिएजेंट्स आप डालिएगा, कैसे पता करिएगा कि ये लिक्विड में एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें नहीं है, क्योंकि दिखने में सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। या तो लिक्विड होंगे, या गैस होंगे, या सॉलिड्स होंगे, यही 3 बेसिक फिजिकल स्टेट में रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो जनरली वो लिक्विड्स रहते हैं और कलरलेस लिक्विड ज़्यादातर रहते हैं। तो क्या कलर चेंज आएगा तो कैसे पता करेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। ORS3 भी हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। फिर हमारा फेलिंग्स टेस्ट है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, तो इसको एक ही में ले लिया है। फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन, उसके बाद HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, ओके। फिर अगला हमारा आता है एमीन्स। एमीन्स में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ठीक है, एक रिएजेंट ये टेस्ट में यूज़ होता है। सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 हो सकता है 1-2 छूट गया हो, या फिर 1-2 को मैंने नहीं लिखा हो, ठीक है। पर जनरली जितना भी मैंने NCERT से देखा है तो लगभग 26 रिएक्शन है हमारे पास, नेम रिएक्शन, है ना। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट के 2 को मैंने एक ही में ले लिया था, ठीक है। अल्डोल में भी क्रॉस और सेल्फ को एक ही में ले लिया था, ठीक है। तो अलग अलग लेंगे तो थोड़ा बढ़ सकता है। तो जनरली हम लोग करते हैं 25 to 30 रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हमारे पास क्लास 12 के, क्योंकि ये हमारी कोर्स बुक है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा और भी रिएक्शंस पढ़ने पड़ते हैं अगर आप मीन्स और एडवांस लेवल की बात करिएगा, पर हम लोग भी बोर्ड लेवल को ही NCERT क्लास 12 को ही कोर्स मान के आगे बढ़े, कोर्स बुक मानकर। अगला आता है रिएक्शंस अदर देन नेम रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हम लोग 26 है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अब इसको अलग से देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हमारा होता है एलिमिनेशन, एक होता है एडिशन, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीअरेंजमेंट है, वो आपका मीन्स और ज़्यादातर एडवांस में पूछा जाता है। तो ये मीन्स एडवांस लेवल के बोर्ड में ये नहीं पूछे जाते हैं रीअरेंजमेंट, पर ये भी होते हैं। तो 4 होते हैं मेन, ठीक है। इसके अलावा आपका 5वां जो मेन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फिर आपका साइक्लिक होता है और बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं, पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी साथ में ले लें, क्योंकि ये भी बहुत पूछे जाते हैं, तो 5 मेन रिएक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे SN1 SN2 होता है, उसी तरह आपका एक SNAR होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका एक रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफिलिक, इसको EAS से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हेलोजिनेशन आता है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये बेसिकली सब में आते हैं, बहुत जगह आते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी EAS होता है, पर इसको हमने नेम रिएक्शन में भी लिया था, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट नंबरिंग देखें तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, फिर मैंने अपने हिसाब से एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लिया, जैसे 25 to 30 नेम रिएक्शन में देखा। उसके बाद आता है 7 में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इन सबको मैंने एक में ही डाल दिया, अगर आप इसको इंडिविजुअली गिनिएगा तो आपको मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स,
रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब ये डिहाइड्रोजिनेशन है ऑक्सीडेशन का, तो या मैकेनिज्म के बेसिस पर भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, हेलोफॉर्म भी इसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है। फिर एक एसिड बेस रिएक्शन आता है, एसिड बेस जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, एमीन्स की बेसिसिटी, फिनॉल्स और एल्कोहल्स की एसिडिटी। तो एल्कोहल्स और फिनॉल्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, इन दोनों की एसिडिटी और अमीन्स की बेसिसिटी। फिर एलिमिनेशन ऑफ HX, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इसको कहते हैं। तो आप इसको बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन में भी लिख सकते थे। फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एक आपका एडिशन रिएक्शन में भी ये आ सकता था। ठीक है। फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड टू नाइट्राइल्स है ना। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ 7 तक हमारे ये पूरा हो गया। हाँ, ये 7 तक पूरा हो गया। ये 8वां हमारा क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, 9वां है एलिमिनेशन रिएक्शन, 10वां है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा था, ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही चल रहा है पहला। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फिर 10वां हमारा क्या है, एडिशन। तो एडिशन एक एडिशन रिएक्शन होता है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। फिर एक एडिशन रिएक्शन होता है हमारा, तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, तो ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। फिर से एक एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप्स जैसे HCN, साइनोहाइड्रेट बनता है NaSCO3, अल्कोहल्स टू फॉर्म एसिटल्स एंड कीटल्स। फिर अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीन, ऑक्साइंस, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजोन। ठीक है, DNP डेरिवेटिव्स। फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड टू CO2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। फिर अगला बेसिस क्या है, अदर देन नेम रिएक्शन का, तो सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, इनके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू किया 14 के बाद। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये सबस्ट्रेट का नाम है। फिनॉल फॉर क्यूमिन, क्यूमिन भी एक सबस्ट्रेट का नाम है। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वो क्यूमिन से ही होता है। फिनॉल विद जिंक डस्ट, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिज्म क्या चल रहा है, रिएजेंट क्या है, तो हाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ टॉलिन, एसाइल क्लोराइड विद डाइल एल्काइल कैडमियम। ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम रिएजेंट। फिर हाइड्रोलाइसिस में क्या आएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल हैलाइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। तो इनको आप इंडिविजुअली करिएगा तो यहाँ पर आपका नंबरिंग बढ़ जाएगा। इसको मैंने एक ही 23 में ले लिया। 24 स्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स, ये सब प्रोडक्ट्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फिर डायजोटाइजेशन, तो उसमें ये हमने देखा था इतने रिएक्शंस हो सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। फिर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपका हो गया रिएजेंट, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। फिर प्रोसेस क्या हो रहा है, तो आप इन सब को प्रोसेस में भी लिख सकते थे, है ना, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, फिर अमोनोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ओजोनोलाइसिस एक प्रोसेस है, या वो आपका रिएजेंट भी है O3 से ओजोनोलाइसिस। हाइड्रेशन एक प्रोसेस है, एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ को आप उसमें लिख लेते, अलग अलग सब टॉपिक्स में भी लिख सकते थे, मैंने बेसिकली ब्रीफ में बताया। अब प्रोसेस में देख लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, ये डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन में भी आ जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूव होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स इन ईथर, फिर डीकार्बोक्सिलेशन, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो रिएजेंट में भी आ सकता है, एसाइलेशन हो रहा है। फिर कपलिंग रिएक्शन, जो डाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग गिनते तो 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, एक इसका ले लेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग और इसको इंक्रीज, जैसे ये, ठीक है, इनको भी इंडिविजुअली कर सकते थे, तो 40 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो 40, इसमें से आप 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 45 ले लेते हैं। ठीक है, और तो नहीं है, तो यहाँ पर 35 है, जैसे मैंने कुछ कुछ को एक ही में ले लिया। कितना है यहाँ पर 35 है, तो आप 45 मान सकते हैं, तो मान लेते हैं 45 लगभग है, थोड़ा सा इंडिविजुअली भी ले रहे हैं तो। और वहाँ पर आपके कितने थे 25 तो 30 है, तो 30 मान लेते हैं, तो 45 30 75। ठीक है, और भी अगर 1-2 रिएक्शंस होंगे तो 80 अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो आपका 80 लगभग 80
और अगर हम लोग वैसे ही इंडिविजुअली ना लें तो यहाँ पर 35 और वहाँ पर आपको 25, तो 35, 45 फिर 60, तो 60 to 80 है ना, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 रिएक्शंस हमारे पास है ना। तो यहाँ देखिए, तो इसमें हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है और अलग अलग रिएजेंट्स होंगे तो क्या होगा, उनका रिएक्टिविटी, उनके ग्राफ, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। हाँ, डिटेल में तो जाएंगे, बोर्ड से ज़्यादा अप लेवल में तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल या बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाएँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, बोर्ड है, फोकस हमारा बोर्ड में है, ठीक है। तो हम लोग ब्रीफ में जाएंगे, और डिफरेंट क्लासिफिकेशन अगर आप करिएगा तो अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 75 आ सकता है, 65 रिएक्शंस हो सकते हैं, 80 या 85 हो सकते हैं, ठीक है। सेम रिएक्शन को हम लोग अलग अलग क्लासीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन आपका प्रोसेस भी हो सकता है एडिशन ऑफ H2O, या रिएजेंट्स में H2O हो रहा है तो उसको रिएजेंट का बेसिस, मगर जो मैंने बेसिस आपको बताया 2-3 उसमें आप देखें तो, या आप अपना एक ऐसा ही बेसिस बना सकते हैं जो 2 को कंबाइन करके बनाए, ठीक है। तो एक रिएक्शन अलग अलग क्लासेस में भी आ सकता है, जैसे अगर कोई प्रोसेस रिएक्शन है तो वो हो सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या रिडक्शन हो, तो वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन HX रिमूव हो रहा है, तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इससे नंबरिंग में डिफरेंस हो सकता है। तो हमारा लगभग 60 to 80 मतलब 70 मान के चलते हैं, 70 रिएक्शन से हमें जो करना है, नेम रिएक्शन और अदर देन नेम रिएक्शन को मिलाकर, और हम बहुत ही बेसिक्स में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। और मैकेनिज़्म देखेंगे, सबका तो देखना नहीं हमें बोर्ड के अनुसार, पर हम लोग मैकेनिज़्म देखेंगे और ब्रीफ में बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज़्म देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज़्म में हम लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे, तो मैंने कुछ मिसलेनियस नोट्स पहले लिखे हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अगर इसमें से आपको कुछ लगे कि हाँ लिख लेना चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप एक बार देख के इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट्स को हम लोग सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, रिएजेंट भी रिएक्शन ही होते हैं, या स्टार्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। फिर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट्स आता है, एक आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म के लिए। अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स में डिफरेंस होता है, पर अभी हम लोग ऐसे ही मान के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों बन सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट बन सकते हैं, और फिर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, वो अटैच हो अलग अलग एलिमेंट से, ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा था, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। एलिमेंट्री क्या होता है, एक स्टेप का रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, वन और मोर केमिकल स्पीसीज रिएक्ट डायरेक्टली, डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और तुरंत प्रोडक्ट बना देते हैं, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। आ सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, फिर कैसे फॉर्म हुआ होगा। एलिमेंट्री रिएक्शंस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर रिएक्शंस, वो वन स्टेप रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, तो ये सब बस आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी है, एनर्जी क्या करता है, हर केमिकल सिस्टम या केमिकल स्पीसीज ऐसे रिएक्ट करना चाहते हैं कि वो स्टेबल बन जाए, ठीक है। इसीलिए ऑक्टेट रूल था। ऑक्टेट रूल और डुएट रूल में क्या होता था कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि एनर्जी कम हो जाए, क्योंकि जो गैसेस थी हमारी नोबल गैसेस, उनकी एनर्जी कम है, क्योंकि उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता था, ठीक है, आउटर सेल में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट से इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कम करना चाहते हैं, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है। तो एक कुछ एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। उस एनर्जी को पाने के बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद एनर्जी हमारी कम हो जाती है, तो यहाँ प्रोडक्ट लो एनर्जी के बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, तो पहले हाई एनर्जी का एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा जिसकी लो एनर्जी होती है। तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट रहता है और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं रहता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है ना, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है बीच में। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में, तो मोलिकुलैरिटी हमने देखा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ रिएक्शन टू अकर, केमिकल काइनेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। पर क्या होता है ना कि जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सब
रिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनका कोई डिफाइनिंग लाइन नहीं होता है। आप सबके कॉन्सेप्ट हर जगह, क्योंकि हमारा मेन एम रहता है कि अंडरस्टैंड करने से कि एक्चुअली हो क्या रहा है नेचर में और पार्टिकल्स में, सिस्टम में। ओके, तो हम लोग कहीं कहीं कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन एम यही है ना। और सिर्फ फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही नहीं, आपका इसमें फिज़िक्स के, मैथ्स के और अलग अलग टेक्निक्स लगती हैं, तो सब आगे चल के एक कंबाइंड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक्स का बहुत यूज़ होता है और फिर एडवांस और मीन्स में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो अलग अलग फील्ड्स को कनेक्ट करें। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी में नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली फॉर अ रिएक्शन टू अकर, क्योंकि जहाँ रिएक्शन होगा वो मॉलिक्यूलरिटी होगा। मॉलिक्यूलरिटी होगा वह ऑर्गेनिक का रिएक्शन हो या इनऑर्गेनिक की हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो वो आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है, कितने रिएक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट नंबर होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। मॉलिक्यूलरिटी में एक यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर या टर्म मॉलिक्यूलर। टर्म मॉलिक्यूलर मतलब 3, 4 तो टेट्रा, पर टेट्रा ऑब्जर्व नहीं किया गया, थ्योरेटिकल है। पर जनरली आपका यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, बहुत कम टर्म मॉलिक्यूलर भी होते हैं, पर टेट्रा अभी तक नहीं देखा गया है। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल रीअरेंजेस इटसेल्फ टू प्रोड्यूस वन और मोर प्रोडक्ट्स। तो एक ही मॉलिक्यूल होगा और तो कोई उससे रिएक्ट करने वाला है नहीं, तो वही इस तरह वो रीअरेंज कर सके खुद को कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो बना ले। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव डिके, एक ही एटम रहता है और वही ब्रेक होता है तो उसका न्यूक्लियाई तो अलग एटम्स बनाता है। तो पार्टिकल्स आर एमिटेड फ्रॉम द एटम, एक ही एटम है। बाई मॉलिक्यूल में कॉलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स जैसे SN2 रिएक्शंस, और टर्म मॉलिक्यूलर में कॉलिजन ऑफ 3 पार्टिकल्स, साइमल्टेनियस कॉलिजन हो सकता है। देयर आर नो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 4 और मोर मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे रिएक्शंस होने के लिए ज़रूरी क्या है। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो चारों मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड होके साथ साथ कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो ऐसा देखा नहीं गया है। अब ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स में हम लोग कुछ डिफरेंस पहले जान लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते, ये प्योरली थ्योरेटिकल होता है, मतलब ऐसा माना गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन है, कार्बन के पास पहले Cl था, फिर रिएक्शन हुआ तो हम जब उसको ऑब्जर्व किए, टेस्ट किए, तो हमें पता अब Cl नहीं है, अब कार्बन के संग OH है। तो इससे हम लोग क्या मान सकते हैं? इससे यही तो हम लोग मानेंगे कि किसी तरह Cl का बॉन्ड टूटा होगा और OH का बॉन्ड बना होगा, है ना। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सोचते हैं ऐसा हुआ होगा तभी, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास वैसा ही आ रहा है। लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए C के संग A है, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, C के संग B मिल रहा है, लेकिन बीच में C के संग C भी बना होगा, फिर B C को रिप्लेस किया होगा, तो इसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। एक अलग बीकर में हम देख सकते हैं, कुछ समय के लिए रहता है और कुछ ज़्यादा समय के लिए भी रह सकते हैं, पर उनको आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को नहीं किया जा सकता है, और कुछ कुछ इंटरमीडिएट्स को भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पर कुछ को किया जा सकता है, कई सारे इंटरमीडिएट्स को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गारंटी तो नहीं है कि हर इंटरमीडिएट को हम लोग निकाल ही लेंगे, अलग कर ही लेंगे, लेकिन जनरली हम लोग उसको निकाल सकते हैं, चाहे उसका टाइम कम हो, पर उनको आइसोलेट किया जा सकता है। पर ट्रांजिशन स्टेट को नहीं किया जा सकता, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग बीच में यूज़ करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ताकि एक फ्लो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ पाएँ। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो कैन बी आइसोलेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में हम लोग उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, फॉर्म व्हेन रिएक्शन कोलाइड, रिएक्शन है रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, फॉर्म्ड व्हेन reactants collide and a new molecule that is not stable is created which quickly breaks down into final product, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, जैसे SN2 का बहुत अच्छा एग्जांपल है। SN2 में कार्बन एक साथ आपका 5 से बॉन्डेड है, जो पॉसिबल नहीं है, पर ये बहुत अनस्टेबल है, और हम लोग सोचते हैं तुरंत ये लिविंग ग्रुप निकला होगा और OH जुड़ गया होगा, मेरा समझ रहे हैं। तो ये बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत आपका न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। Form when reactants collide and create a new molecule that is not the final product. इंटरमीडिएट में कोलाइड होता है, फिर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है, पर वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। कई कंडीशन में हम लोग उसको निकाल भी सकते हैं। फिर दोबारा रिएक्शन होगा, इंटरमीडिएट वो अब रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और फिर रिएक्शन होगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अ रिएक्शन कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट, अ रिएक्शन कैन हैव मल्टीपल इंटरमीडिएट्स। तो ये डिफरेंस नहीं था, बस दोनों मल्टीपल हो सकता है।
लाइफ टाइम इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ फेम्टोसेकंड, फेम्टो हो गया 10⁻⁻⁵, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम कैन रेंज फ्रॉम नैनो सेकेंड्स 10⁻⁹ सेकेंड टू मैनी डेज, ठीक है। तो लाइफ टाइम क्या होता है इसका, बहुत कम होता है, उसको भी आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जिनको कर पाते हैं उनका इससे ज़्यादा होता है या फिर मैनी डेज के लिए होता है, ठीक है। तो नैनो सेकेंड्स में हो सकता है कि उसको बहुत ही कम समय के लिए या ना के बराबर आइसोलेट कर पाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का जो -15 सेकेंड का है, ठीक है, तो उसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कर पाते हैं, पर इंटरमीडिएट को सर्टेन कंडीशंस के अंदर कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अ हायर एनर्जी एंड इट इज़ लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने यहाँ देखा था ऐसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये हमेशा अनस्टेबल होता है, ठीक है। लेस यहाँ पर कंपेयर किया गया इंटरमीडिएट से, तो लेस स्टेबल, और जनरल कंपैरिजन से बोलेंगे तो अनस्टेबल होता है, हमेशा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब लोअर एनर्जी एंड इज़ मोर स्टेबल, तो इंटरमीडिएट में क्या होता है, लोअर एनर्जी होता है, ठीक है। तो जैसे ये है रिएक्टेंट, तो यहाँ इंटरमीडिएट होगा, लो एनर्जी होगा, और फिर आपका यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट का एनर्जी लो होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो इट इज़ लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से, और रिएक्टेंट से भी लेस स्टेबल होगा, रिएक्टेंट से कंपेयर करें तो भी लेस स्टेबल होगा, और लेकिन इंटरमीडिएट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है विद एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, और ट्रांजिशन स्टेट के भी कंपैरिजन में भी ये मोर स्टेबल होता है। देन द ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्टेंट कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि नैनो सेकेंड का भी लाइफ टाइम हो सकता है उसका, है ना। तो अनस्टेबल है, हम लोग उसको नहीं आइसोलेट कर पाएंगे इतना अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक डिफरेंस था। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट जैसा है कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, और उसका लाइफ टाइम -15, मतलब हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। इंटरमीडिएट्स में हमें पता है यही हुआ होगा, क्योंकि हमें पास हम वो आइसोलेट कर सकते हैं कई कंडीशंस में, और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। जब सेकेंड रिएक्शन होगा तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट जो है वो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, और वो कंप्लीट रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट होगा, है ना। अगला है रिएक्शन कैन हैव बोथ अ ट्रांजिशन स्टेट एंड एन इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है रिएक्शन के पास, और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब जो एलिमेंट्री नहीं हो, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है जिसके पास एक स्टेप होता है जिसका, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसका एक से ज़्यादा स्टेप्स होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस एड अप टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। A set of elementary reaction that comprises a reaction mechanism which predicts the elementary step involved in a complex reaction. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेप्स को मिला के बनता है। हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारे एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे आगे के स्टेप से कनेक्टेड है, इसी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट से आपका इंटरमीडिएट्स बना, और इंटरमीडिएट से आपका प्रोडक्ट बना, तो इसमें इंटरमीडिएट्स होता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एनर्जी वाई एक्सिस पे, रिएक्शन प्रोग्रेस एक्स एक्सिस पे, जैसे हमने एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट पहले भी देखा था। तो देखिए ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट हुआ, और ये इंटरमीडिएट हो गया, तो ये हो गया पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट, और ये जो इंटरमीडिएट है वो पूरे के लिए इंटरमीडिएट है, पर सिर्फ इस पहले रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन देखें, तो सेकेंड रिएक्शन के लिए ये इंटरमीडिएट रिएक्टेंट का काम करेगा, और ये प्रोडक्ट का काम करेगा, और ये सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन के लिए और सेकेंड रिएक्शन के लिए भी। रिएक्टेंट से सेकेंड रिएक्शन का ये रिएक्टेंट हो गया, तो सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सेकेंड रिएक्शन से ज़्यादा होगी। उसी तरह पहले ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पहले रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। और अब अगर हम पूरे के लिए देखें तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट के, आप देख लीजिए एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन इन्वॉल्व मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स एंड इंटरमीडिएट्स। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, तो मल्टीपल तो हो गया ट्रांजिशन स्टेट, और इंटरमीडिएट्स में भी अगर एक और होता तो एक और आ जाता, तो ये थर्ड हो जाता,
ठीक है। तो ऐसे करके आगे भी बढ़ सकता है ना। तो हर रिएक्शन में क्या हुआ कैसे हुआ वो बताने को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट तो हमने देख लिया, थोड़ा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम, मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम होगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये मिनिमम है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय अ कोलिजन फॉर अ रिएक्शन टू अकर। तो रिएक्शन में क्या होता है, कोलिजन होते हैं, ये कोलिजन करते हैं, फिर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और फिर रिएक्शन आगे बढ़ता है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड एट अ रीजनेबल रेट the temperature of the system should be high enough such that there exists an appreciable number of molecules with translation energy or average kinetic energy of a system particle। ठीक है, तो जब कोई दो चीज़ कोलाइड करती है तो बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी है, और ब्रेक होने के लिए उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए जो टेम्परेचर से मिलती है। तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली टेम्परेचर होते ही है, मतलब एनर्जी होती है किसी भी टेम्परेचर पे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि एनर्जी, जनरली यही सोचा जाता है कि एनर्जी देने के लिए हीट देना पड़ता है, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे भी जो होता है, जैसे अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन लें जो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग लेके डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हमने सॉल्ट डाला, ठीक है, तो सॉल्ट धीरे धीरे घुलता रहता है। हम लोग हमेशा तो उसको हीट नहीं देते एनर्जी, तो वो घुलता है, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। सब रिएक्शंस में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए सराउंडिंग के पास पहले से एनर्जी रहती है, किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी रहती है, ठीक है। तो जैसे चूना होता है, तो उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कुछ तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में बहुत ही कम चाहिए होती है, निकलती बहुत ज़्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे कुछ एनर्जी रहती ही है। अगर उस एनर्जी से रिएक्शन हो पा रहा है तो ठीक है, वरना फिर एडिशनल एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड एट अ रीजनेबल रेट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी हाई इनफ, इतना टेम्परेचर हाई होना चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एन एप्रिशिएबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ट्रांजिशनल एनर्जी। ट्रांजिशनल एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो उतना टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। कोलिजन इतनी ज़ोर से होना चाहिए कि बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, ताकि नए बॉन्ड्स फॉर्म हो पाए, है ना। तो अब देखते हैं रिएक्शन अकर कैसे करता है। तो A प्लस बी मान लीजिए C बना रहा है, तो कोलिजन होना चाहिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ A मस्ट कोलाइड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ B, लेकिन सिर्फ कोलिजन नहीं, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B मस्ट रिजल्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ऐसा नहीं कि वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं फिर वो दोनों बाउंस हो गए फिर इधर उधर जा रहे हैं, फिर कोलाइड कर रहे हैं फिर हट गए, ऐसा नहीं, इतनी ज़ोर से कोलाइड करने चाहिए कि बॉन्ड्स ब्रेक हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए H है, H है, मीथेन का मॉलिक्यूल है, और मीथेन किसी से कोलाइड कर, मान लीजिए ऑक्सीजन से कोलाइड कर रहा है, तो इतना ज़्यादा कोलिजन होना चाहिए कि ये ब्रेक होना चाहिए। तो ये ब्रेक होके CO2 H2O बनाना चाहिए, तो पहले ब्रेक होंगे फिर ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, है ना। बट नॉट ऑल कोलिजन्स मेक द कोलिजन अकर, यानी रिएक्शन होगा, मतलब सारे कोलिजन से रिएक्शन नहीं होता है। मान लीजिए CH4O2 मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें CO2 के मॉलिक्यूल चाहिए, O2 के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो बट नॉट ऑल द कोलिजन मेक्स द रिएक्शन अकर, द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द इनिशियल बॉन्ड्स एंड स्टार्ट द रिएक्शन। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द कोलिजन, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, यहाँ फॉर होगा, ठीक है, तो आप लैंग्वेज देख लीजिएगा। फॉर द कोलिजन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इट्स सोर्स इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स विच इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड थ्रू हीट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर नहीं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, इसलिए आप जनरली देखते होंगे वहाँ हीट लिख दिया जाता है। कोई भी टेम्परेचर को हीट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ नॉर्मल टेम्परेचर से, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर में हीट होता ही है, ठीक है, मतलब हीट का फ्लो होते ही है, हीट ट्रांजिट होता है,
तो हीट का फ्लो होते ही, या फिर कह सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी होते ही है किसी बॉडी में, ठीक है, तो वो उस एनर्जी का यूज़ कर सकता है ना। लेकिन अगर उसको ज़्यादा चाहिए होती है तो हम लोग एडिशनल हीट देते हैं। तो इसलिए जनरली ज़्यादातर रिएक्शन में आप डेल का साइन देखते होंगे या एक टेम्परेचर होते होंगे। हमने देखा भी है कि जब ईथर का फॉर्मेशन होता है या फिर जब आपका अल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है तो 443 डिग्री, फिर 413 डिग्री, तो ऐसे करके जितने भी टेम्परेचर्स हैं आप एक बार देख लीजिएगा तो उसमें हीट है, कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन पाता है ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी आ गया तो अल्किन का फॉर्मेशन कर देगा, थोड़ा कम टेम्परेचर रखेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना। आप देख लीजिएगा एक बार, एग्जैक्ट टेम्परेचर इसी के आसपास है 400, इसी के आसपास, थोड़ा चेंज होने से अल्किन और आपका ये ईथर में डिफरेंस आ जाता है ना। अल्कोहल चैप्टर में हमने देखा था। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। These tiny particles are always in motions, मूविंग, या तो मूव करेंगे जैसे गैसियस फेज हो गया, वाटर फेज हो गया, या फिर वाइब्रेट करेंगे जैसे सॉलिड फेज हो गया, ठीक है, पर वो मूव करते रहते हैं। दिस कॉन्स्टेंट मोशन रिजल्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज हीट ऑफ थर्मल एनर्जी। इस मोशन के कारण हर बॉडी में, हमारी बॉडी में भी और कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस बॉडी में एक हीट होती है, ठीक है, एक एनर्जी होती है जिसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, या हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली हीट का बात हम लोग करते हैं फ्लो में। जब हीट स्टोर होती है तो उसको हीट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग एनर्जी के रूप में बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, है ना, ऐसे करके। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेन एनर्जी विच व्हेन ट्रांसफर्ड, जब वो ट्रांसफ़र होती है तब उसको हीट बोलते हैं, ठीक है। विच व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट में, तब उसको हम लोग हीट बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांसिट, मतलब जो फ्लो करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, तब उस एनर्जी को हीट कहते हैं। जब वो स्टोर होता है तो हम लोग जनरली इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी कह सकते हैं। विच अकर्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, हीट इज़ द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, है ना। तो ये बेसिक बातें थी। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऑल सब्सटेंसेस कंटेन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हर रिएक्शन को चाहिए होती है एनर्जी, पर एक्सोथर्मिक में इतनी एनर्जी वो टेम्परेचर से ही ले लेता है, सराउंडिंग से ही ले लेता है, एडिशनल नहीं देनी पाती, और रिलीज़ वो बहुत ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर्ड, है ना। तो ऑल सब्सटेंसेस कंटेन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हर मोशन में होता है, मोशन के कारण एक एनर्जी होता है, और उस एनर्जी, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो जब वो मूव करता है तो उस मूवमेंट के कारण कौन सी एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होता है कि वो रिएक्शन होता है उसके, मतलब वो एनर्जी यूज़ करता है रिएक्शन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण ही इफेक्टिव कोलिजन होता है, अगर उतनी होगी तो। और अगर उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत सारे पॉस्टुलेट है और उसमें इसी चीज़ को पढ़ा जाता है। किसी भी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। टेम्परेचर कम है किसी सब्सटेंस का, मतलब क्या है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो कम है, ठीक है। तो जनरली हर रिएक्शन में क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी को यूज़ करता है, ठीक है। किसी में हमें देनी पड़ती है और किसी में पहले से ही होती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देखते हैं एसटीपी, एनटीपी और रूम टेम्परेचर क्या होता है। तो एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और या 273.15 केल्विन, 1 एटीएम, जिसको 101.325 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। और आपका 1 बार आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन का बात हो रहा है, तो 1 बार इज इक्वल टू 0.98 एटीएम। एनटीपी आपका क्या होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूम टेम्परेचर के आसपास है, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम, ठीक है। पर हम लोग जो बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं, रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस
या 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी जैसे हम लोग कहते हैं, मैं कहूँगा कि इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेट गैसियस है, इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका मतलब है 25 डिग्री के आसपास वो लिक्विड स्टेट में, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठ सकता है कि वाटर तो गैसियस में भी हो सकता है, तो आप लिक्विड क्यों कह रहे हैं। तो जनरली सब कुछ तीनों में हो सकता है। तो जब भी कहा जाता है कि कोई एक सब्सटेंस किसी एक ही स्टेट में, मतलब कहा जाता है वो मतलब रूम टेम्परेचर पे कितना है, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। जनरली ऐसे जो बहुत सारे रिएक्शंस बहुत हाई टेम्परेचर में भी होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और कम में भी होते हैं, पर जनरली जो लेबोरेटरी वगैरह में होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं। तो इसलिए जब किसी की भी फिजिकल स्टेट बताई जाती है तो वो रूम टेम्परेचर पे समझी जाती है। अगर पहले से स्पेसिफाई या उसके संग स्पेसिफाई नहीं की गई है तो हम लोग रूम टेम्परेचर में ही समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं जो भी आपको फिजिकल स्टेट बताऊंगा, अगर मैं स्पेसिफाई नहीं किया हूँ तो आप यही समझिएगा कि वो रूम टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास कही गई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और जनरल बातें करेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में, है ना। और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे कि रिएक्शंस एक्चुअली होते कैसे हैं। तो एक तो आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन सिर्फ एनर्जी से भी काम नहीं होगा, है ना। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए कि सही जगह पे सही बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ और थोड़ी जनरल बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ये बोर्ड के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस बोर्ड में, फिर भी मैंने सोचा कुछ जनरल बातें पहले कर लेते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे बोर्ड में भी, ये जो हमने देखा है लगभग 70 रिएक्शंस है, तो उनको भी देखेंगे। हो सकता है सारे ना देख पाएँ इतने समय में, पर फिर भी जितने हो देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ORS 3 और उसके आगे 4 भी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर या बॉइलिंग पॉइंट इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चंस कनेक्ट करके देख सकते हैं। और बाकी एक्चुअली सब कुछ हो गया, प्रीवियस ईयर्स में सब हो गया है। तो आप चाहें तो अब अपने तरह से उसको आगे बढ़ सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना किया। अगली वीडियो में हम ORS 2 में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ORS 2 पूरा करेंगे और केमिस्ट्री 12 में आगे बढ़ेंगे।